हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पदम सिंह पाटिल और आप मेरे साथ जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है सीए इंटरमीडिएट पेपर 2, जिसका सब्जेक्ट का नाम है आपका कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। तो बेसिकली आप सीए इंटरमीडिएट के जो फर्स्ट ग्रुप का ये सेकेंड पेपर रहेगा और जो आपको पूरे 100 मार्क्स के लिए दो पार्ट में डिवाइड करके दिया है। एक पार्ट है कॉरपोरेट लॉ और दूसरा अदर लॉज। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, आज से ये जो सेशंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं इस सेशन के साथ, आज के सेशन में हम बहुत सारा बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक्स डिस्कस करने के साथ साथ एग्जैक्टली हमारा फ्लो ऑफ स्टडी क्या रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आपके एग्जाम के लिए जो आपको पढ़ना है किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कैसे रिवीजन के प्रोविजन रहेंगे, नोट्स कैसा रहेगा, क्या आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे बेसिक्स के डिस्कशंस रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना रहेगा वो ये है कि ये लेक्चर्स जो अभी आप ये देख रहे हैं ये नवंबर 2021 के एग्जाम के हिसाब से रहेंगे। आपको नवंबर 2021 के जो एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये सेशंस रहेंगे। लेट्स सी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अब आपका ये जो पूरा पार्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। कॉर्पोरेट लॉ जो आपको 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एंड वन बाय वन देखेंगे। कॉर्पोरेट लॉ जो आपको 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एंड अदर लॉज का जो पार्ट है आपका वो जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए 40 मार्क्स का। तो 60 प्लस 40 ऐसे पूरे 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आपको है। अब कॉर्पोरेट लॉ में अगर एक स्पेसिफिक एक्ट जो हमको बहुत डिटेल में पढ़ना रहेगा वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये एक एक्ट, उसके अंडर के रूल्स रेगुलेशंस, इनके साथ हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा 60 मार्क्स के लिए। और जो बचा हुआ 40 मार्क्स का पार्ट है वो है अदर लॉज। अब अदर लॉज में आपको और 3-4 एक्ट आपको दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला लॉ जो आपको पढ़ना है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट याद रखना उसका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट ये होता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था दैट इज फॉर जनरल कॉन्ट्रैक्ट। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इंडेमनिटी, प्लेज। ये जो स्पेशल नेचर है कॉन्ट्रैक्ट्स का वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना रहेगा। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो रहेगा वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहता है। फिर उनकी वैलिडिटी, कब ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कब नहीं है, इसके रूल्स। थर्ड पार्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 एंड लास्ट पॉइंट रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो ये 4 चैप्टर्स मिला के आपका अदर लॉ 40 मार्क्स के लिए कवर होता है। अब ये ऑब्वियस है कि इस पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज कॉर्पोरेट लॉ का है। कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट का जो पार्ट होता है, ओवरऑल आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी थोड़ा सा बेसिक दिया था, इंटर के सिलेबस में कुछ पार्ट रहेगा, और जब आप आगे बढ़ोगे फाइनल्स में भी आपको ये सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इसके बेसिक्स आपके स्ट्रांग रहे, ये बहुत बहुत जरूरी फैक्टर है। फिर जो ये पूरा सिलेबस है सीए इंटरमीडिएट का जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सिलेबस में आपको कंपनीज एक्ट के पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनीज एक्ट में अगर हम डिस्कशन करें तो आपके सामने अभी कुछ नोट्स देखने को मिल सकते हैं आपको। कॉर्पोरेट लॉ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, उसमें अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट हमें पढ़ना है, और आप सामने ये नोट्स देख सकते हो, बेसिक नोट्स। कंपनीज एक्ट 2013 टोटल 29 चैप्टर्स हैं और 470 सेक्शंस हैं। जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसमें से पहले 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में आते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिलेटेड, और टोटल आप यहां देख सकते हो 148 सेक्शंस तक का पार्ट है। ये चैप्टर वाइज आपको सामने रखा है कि प्रिलिमिनरी चैप्टर में 2 पार्ट है, फिर इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड सेक्शंस में सेक्शन 3 से 22, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 23 से लेके 42, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से रिलेटेड 43 एंड 72, 43 टू 72, डिपॉजिट्स 73 से लेके 76 ए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 77 से लेके 87, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से 122, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 123 से लेके 127, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 129 से लेके 138, एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स 139
से लेके 148, ये पूरा हमें पढ़ना है सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए। अब सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है हमारा, हम अलग अलग पार्ट्स में धीरे धीरे देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है, अभी हमने उसका देखा कि ओवरऑल आपको 148 सेक्शंस देखने हैं एक्सेट्रा। अब ये सब एज अ होल जब मैं देखता हूं तो काफी बड़ा ये एक्ट है और काफी सारे उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं, और इसीलिए हम कंपनीज एक्ट के ऊपर सबसे पहले जो देखेंगे वो है बेसिक्स। बेसिक्स में मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आगे आपके सिलेबस में आने वाले हैं, बट मुद्दा ये है कि ये बेसिक्स के ऊपर हम आराम से 10 से 15 सेशंस अप्रोक्सीमेटली हम डिस्कस करेंगे, और इन 15 सेशंस में हम ओवरऑल कंपनीज एक्ट क्या है ये सीखेंगे। इसका रीजन है ऐसा क्यों, बिकॉज कुछ इनिशियल चैप्टर्स ऐसे आएंगे जिसमें आगे के चैप्टर्स का रेफरेंस होगा। जैसे अगर आप बात करते हो कि 4th चैप्टर या 3rd चैप्टर जो है आपका रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, वहां कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, कुछ कंसेप्ट्स आएंगे, इवन टाइप्स ऑफ कंपनी में हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जिनका लेना देना आगे के चैप्टर से रहेगा। तो ऐसे कुछ कॉमन कंसेप्ट है जो हमें थ्रू आउट द चैप्टर लगने वाले हैं, और इसीलिए ये बेसिक सेशंस हम देखने वाले हैं। ये बेसिक सेशंस जब मैं आपको सिखाता हूं तो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि जब मैं आपको ये बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसको आपको साथ में लिखते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बहुत कंसेप्चुअल सेशंस रहने वाले हैं, तो आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल्स में कुछ बताता हूं तो आपको वो लिख लेने चाहिए। इवन जो रेगुलर बैचेस हमारी कंडक्ट होती है उसमें भी ये पार्ट मैं आप लिखवाना प्रेफर करता हूं, बिकॉज एक बार वो राइटिंग का थोड़ा सा पार्ट जरूरी है, क्योंकि आगे आपको 100 मार्क का पूरा पेपर भी लिखना है। फिर भी आपको हेल्प हो इसके लिए ये जो बेसिक के नोट्स है, ये 2 पार्ट्स में मैं आपको देने वाला हूं। ये सॉफ्ट कॉपीज में ही रहेंगे, याद रखना, ये आपको सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल रहेंगे। ये यूट्यूब के ऊपर ये बेसिक लेक्चर्स ओपन रहने वाले, ये जो पहले 15 सेशंस है यूट्यूब के ऊपर आपको फ्रीली ओपन रहेंगे, उनकी लिंक में आपको ये नोट्स भी मिलेंगे। ये पहला सेक्शन है, इसकी आपको फर्स्ट लेक्चर के लिंक में ही आपको नोट्स मिल जाएगी, और जब इसका फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट होगा बेसिक का, सेकेंड स्टार्ट करते वक्त आपको उसके भी पार्ट मिलेंगे। ये सिर्फ इसीलिए है कि आपको बेसिक्स के साथ हेल्प हो सके। लेक्चर्स जब चलेंगे तो आपको साथ में चीजें लिखती रहनी चाहिए, बट अगर आप कुछ मिस आउट करते हो या आपको लगता है कि आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, इसीलिए ये पार्ट दिया गया है। अदरवाइज अल्सो मैं वापस बताता हूं कि जब मैं रेगुलर लेक्चर्स लेता हूं, लाइव बैचेस लेता हूं, उसमें भी नोट्स देने के पहले मैं प्रेफर करता हूं कि ये बेसिक सेशन जो है वो स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ाते पढ़ाते लिखे, सो दैट उसका इम्पैक्ट जो है लर्निंग वाइज भी, और आगे जब हमें आंसर्स लिखने पड़ते हैं उसके हिसाब से इसका इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, मैं पीडीएफ दे तो रहा हूं, बट आपको साथ में लिखने का भी ट्राई करना है, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ पाओ। अब ये बेसिक नोट्स, जैसे कि मैंने बोला, बेसिक्स के ऊपर 15 सेशंस वगैरह होंगे, और इनके जो नोट्स रहेंगे वो आपको साथ में लिखने हैं, राइटिंग प्लस पीडीएफ, ये आपको मिलेगा। फिर जैसे ही ये सेशंस, बेसिक्स के सेशन जो मैंने बोला कि यूट्यूब के चैनल जो एनरिच नॉलेज का यूट्यूब चैनल है एनरिच नॉलेज का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके ऊपर आपको ये बेसिक सेशंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ओपन रहेंगे। इसके बाद जब हम रेगुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको कीज इशू की जाएंगी, और वो कीज के साथ फिर आपको वो चैप्टर रेफर करने हैं। उसके लिए आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। तो जो नोट्स के अलग अलग पार्ट रहेंगे, सबसे पहला कंपनीज एक्ट के लिए रेगुलर नोट्स आपको मिलेंगे, जिसमें सेक्शंस, रूल्स एक्सेट्रा जो भी आपके पार्ट दिया है, इवन जो आईसीएआई मटेरियल इशू करता है स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल का जितना भी पार्ट है वो सारा यहाँ कवर रहेगा। प्लस हर यूनिट्स के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज रेगुलर नोट्स में, पहले आपके पॉइंट्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको केस स्टडीज हम डिस्कस करने वाले, बिकॉज आपका बहुत सारा सिलेबस जो है, सिलेबस का बहुत सारा पार्ट केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने चाहिए, केस स्टडीज कैसे सॉल्व होती है, उसके लिए हर चैप्टर में छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रखे गए जो केस बेस्ड हो, एंड एमसीक्यूज, ये रेगुलर नोट्स में रहेगा। फिर कंपनीज एक्ट का ही एक और चीज आपको मिलेगा, और वो है क्वेश्चन बैंक, या जिसको मैं बोलता हूं कंपाइलर
जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस जो है अपार्ट फ्रॉम रेगुलर नोट्स, याद रखना अपार्ट फ्रॉम रेगुलर नोट्स और एडिशनल एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। एडिशनल एमसीक्यूज फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि ये एडिशनल एमसीक्यूज जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके एग्जाम में आने वाला है। आपका पेपर पैटर्न में अगर आपको याद होगा 100 मार्क्स जो है उसमें से 30 मार्क्स एमसीक्यू सिलेबस के ऊपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा विदाउट निगेटिव मार्किंग। आप सीए फाउंडेशन के सिलेबस से आगे आए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सीए इंटर का जो पेपर है जिसमें आपको 30 मार्क्स जो है एमसीक्यू लिखने होते हैं और 70 मार्क्स का जो पार्ट रहेगा जहां पे आपको रेगुलर आंसर्स लिखने रहेंगे। इसीलिए एमसीक्यू आपके रेगुलर नोट्स में भी दिए गए हैं और क्वेश्चन बैंक में भी एमसीक्यूज एडिशनल एमसीक्यूज रहेंगे प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स जो टॉपिक वाइज आपको दिए जाते हैं। ये एक नोट्स का सेट आपको मिलेगा। उसके अलावा फिर जो अदर लॉज है, ये कंपनीज एक्ट के बाद अगला पार्ट जो है वो है अदर लॉज। अब अदर लॉ का ये जो भी पार्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, इस अदर लॉ के पार्ट के लिए भी आपको रेगुलर नोट्स प्लस कंपाइलर मिलेंगे। और सीक्वेंस वाइज जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कंपनीज एक्ट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं और फिर अदर लॉज आएंगे। तो अदर लॉ के भी रेगुलर नोट्स और कंपाइलर सेम पैटर्न, केस स्टडीज भी वहां पे होंगे, एडिशनल एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। बिकॉज एक बार पूरा पार्ट समझ जाने के बाद जब मेरे सेशंस ये धीरे 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 करके आप कंप्लीट करोगे, ये सेशंस कंप्लीट करने के बाद अगला फोकस जो आपका रहेगा वो रहना चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट करो तो आप आराम से 70, 75, 60 अबव, जिसको हम एग्जाम्शन बोलते हैं, वो पार्ट आप कवर कर पाओगे। सो ये सीए इंटर का जो सिलेबस है कंपनी लॉ का किस फ्लो में कंप्लीट होगा वो मैंने आपको बोला। प्लीज याद रखना, पहले 15 से 20 सेशन या 10-15 सेशन जैसे भी होते हैं उन सारे सेशंस को यूट्यूब पे मैं ओपन रखने वाला हूं। उन सेशंस के जो सॉफ्ट कॉपीज है वो उसके लिंक में अवेलेबल रहेंगी। ये मेरे साथ आपको लिखते रहना है। ये बेसिक सेशंस हैं, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रेगुलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ आपको समझेगा कि ये बेसिक सेशंस कितने जरूरी थे, क्योंकि उसमें सारा कंसेप्चुअल बेस्ड जो है, मेजोरिटी कंसेप्चुअल बेस्ड हमारा वहां कवर हो जाएगा। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक हमारे बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो ये रहेगा आपका पार्ट जिस फ्लो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा डाउट्स सेशंस जो रहते हैं वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो नोट्स में आपको दिया हुआ रहेगा ही, उसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस नंबर पे आप डाउट्स के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, 9168984900। बोलना पड़ता है, बहुत बार भूल जाते हैं हम खुद का ही नंबर। तो ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये जो है ये सीए इंटर का ओवरऑल पेपर 2 मैं कैसे कंडक्ट करवाऊंगा उसके लिए ये पूरा डायरेक्शन है। ये बेसिक लेक्चर का पहला पार्ट है। मैं वापस आपको याद दिला देता हूं कि आज के लेक्चर में हम थोड़े थोड़े ही कंसेप्ट्स देखेंगे और फिर आगे रेगुलर पार्ट होगा और ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ लॉ, अब हमें पढ़ना है लॉ। लॉ एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने सब लोगों ने सीए फाउंडेशन में भी देखा होगा। सीए फाउंडेशन के जो आपके 4 पेपर थे वहां पे भी ये पेपर 2 ही होता था, जहां पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा बेसिक, ये सारी चीजें आपको वहां पे दी गई थी। अब लॉ एग्जैक्टली क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ से मैं बेसिक सिखा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको अगर साथ में जो भी मैं एग्जांपल्स बोलता हूँ, जो भी चीजें हैं, लिखते रहना। सबसे पहली चीज, जब हम लॉ बोलते हैं, जनरल कॉमन मैन या बहुत बार एक जनरल स्टूडेंट्स भी इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं दैट लॉ इक्वल्स टू एक्ट। लॉ और एक्ट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, विच इज नॉट करेक्ट। लॉ इज नॉट इक्वल टू एक्ट। लॉ इज समथिंग बिगर देन द एक्ट। लॉ मतलब एक्ट नहीं होता। एक्ट ये एक छोटा सा पार्ट है जो हम लॉ में कवर करते हैं। सी, लॉ मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एकदम नॉर्मल कॉमन मैन समझ सके इस वर्ड में, अगर हम एकदम ही आसान भाषा में बात करें समझदार लोगों के लिए, तो वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस।
कि किसी भी चीज को ऑपरेट करने के अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उन रूल्स रेगुलेशन को हम बोलते हैं लॉ। अब इस लॉ के अंडर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे लॉ मिला के बनता है बहुत सारी चीजों से, एक्ट, फिर इसमें एक कुछ वर्ड होता है अमेंडमेंट, या रादर एक्ट के पहले मैं लिखना प्रेफर करूंगा रूल्स, फिर आते हैं अमेंडमेंट, फिर आते हैं सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस, सर्कुलर या नोटिफिकेशंस, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है जुडिशियल डिसीजंस। ये सारी चीजें वन बाय वन मैं समझाने वाला हूं, बट याद रखना ये सब मिला के फिर बनता है आपके लिए लॉ, कि देश का कानून क्या है किसी चीज से रिलेटेड, ये इन सारी चीजों से मिला के बनता है। एक्ट, रूल्स, अमेंडमेंट्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड जुडिशियल डिसीजंस, ये सब मिला के बनता है लॉ। अब उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज होती है एक्ट। अब एक्ट में क्या है तो ध्यान रखना, इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस passed by parliament or state legislature, set of rules and regulation passed by parliament और स्टेट लेजिस्लेचर। तो अब ऐसा है कि हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस संविधान ने हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पावर फेडरल रखी है। इट्स अ फेडरल पावर। फेडरल पावर होना मींस डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल यूनियन गवर्नमेंट जो होता है वो भी रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। सेंट्रल लेवल पे जो इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद, जहां लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे हमारे यहां होता है विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन दोनों चीजों के पावर्स डिवाइडेड है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, उसके आर्टिकल्स में पावर्स डिवाइड की गई है। कुछ पावर है या रादर लिस्ट बनाई गई है, उन 3 लिस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी अथॉरिटी उसके लिए एक्ट बना सकती। वो 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का जो पार्ट है ये पार्लियामेंट में एक्ट उसके लिए पास किए जाएंगे। फिर होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए रूल्स और एक्ट बनाएगा। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां दोनों को अथॉरिटीज है, पावर्स है कि यूनियन एज वेल एज स्टेट लेवल पे, मतलब पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इसके लिए रूल्स या एक्ट्स बना सकते हैं। प्लीज याद रखना, एक छोटा सा मिसकंसेप्शन जो होता है लोगों का कि ये जो एक्ट्स है वो गवर्नमेंट्स बनाती है। नहीं, एक्ट जो है पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। गवर्नमेंट वो अथॉरिटी है जो इंश्योर करेगा, गवर्नमेंट वो अथॉरिटी है जो इंश्योर करेगा कि कैसे ये लॉ इंप्लीमेंट हो, कैसे ये एक्ट इंप्लीमेंट होगा। इवन वो इंप्लीमेंट करने के लिए ही उनको पावर दी जाती है। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि मेजोरिटी से ये एक्ट पास किया जाता है। अब पार्लियामेंट्स में गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है जिसका मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, खासदार जिनको हम बोलते हैं। जो मेजोरिटी में रहेंगे वही लोग गवर्नमेंट चलाएंगे और वही लोग फिर एक्ट बनाने के लिए भी पावरफुल होते हैं, बिकॉज वो मेजोरिटी है। फिर लोकसभा, राज्यसभा, पहले ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कंसीडर करवाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होगी। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वोटिंग होता है और उसके बाद फिर जो है डिसीजंस लिया जाता है कि एक्ट पास होंगे या नहीं होंगे। प्लस लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह ये अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के पास जाता है और प्रेसिडेंट जो है उनके अप्रूवल मिलने के बाद एक्ट कंप्लीटली पास होगा। और ये एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट करने की पावर जो रहेगी वो रहेगी गवर्नमेंट के पास। फिर इसी चीजों के लिए रूल्स भी आते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, वैसे अलग अलग चीज के लिए
कंपनीज रूल्स भी होते हैं, कंपनीज रूल्स भी होते हैं। ये रूल्स जो है यूजुअली गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। कौन बनाएगा? गवर्नमेंट, बिकॉज एक्ट पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट्स को सर्टन रूल्स बनाने की पावर दी जाती है। एक वर्ड जो आपने फाउंडेशन, एक पर्टिकुलर सेंटेंस फाउंडेशन के भी लॉ सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और आगे भी इंटरमीडिएट या आगे फाइनल्स में भी आप ये वर्ड बहुत बार क्रॉस होगा, और वो वर्ड्स या वो सेंटेंस होते हैं, ध्यान से देखना है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जब हम एक्ट में ऐसा लिखा जाता है कि सर्टन चीजें एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब हम प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, तो गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर होती है ये प्रिस्क्राइब करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आगे टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह पढ़ेंगे या आगे सर्टन रूल्स पढ़ेंगे, तो सर्टन लिमिट, अमाउंट वाइज लिमिट डिसाइड की जाती है, और वहां पे लिखा रहता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। या जैसे कंपनीज के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। कभी किसी टाइम में ऐसा होता था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 1 लाख रुपए का मिनिमम कैपिटल लगता था, और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 5 लाख का मिनिमम कैपिटल लगता था। अभी एट प्रेजेंट ऐसी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, और जब हम आगे जाके प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के सेक्शंस पढ़ेंगे जहां उनकी डेफिनेशंस दी गई है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 क्लॉज 68, ये प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन होता है, और पब्लिक कंपनी के लिए ये सेक्शन 2 क्लॉज 68 ये प्राइवेट के लिए होता है, और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 71 में होता है। आई होप आपने आपके फाउंडेशन सिलेबस में कभी ना कभी ये डेफिनेशन आपको क्रॉस हुए होंगे। तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा गया है, प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी हैविंग अ मिनिमम कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सर्टन कंडीशन इन आर्टिकल्स, ऐसा कुछ लिखा है, और आर्टिकल में उसके कुछ रेस्ट्रिक्शन है। हम ये पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ अभी आपको ये प्रिस्क्राइब्ड वाला जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट है बट ये प्रिस्क्राइब्ड वाला पार्ट जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में लेके जा रहा हूं। तो पब्लिक कंपनी में ऐसा लिखा गया है डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी इज कंपनी हैविंग मिनिमम कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है, बट वापस मैं उन शब्दों पे आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि जहां उन्होंने बोला है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट चाहे, आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये पावर यूटिलाइज नहीं किया है, सो बेसिकली मिनिमम कैपिटल किसी भी कंपनी को बनाने के लिए कितना चाहिए वो आज की डेट में एक्ट में नहीं लिखा है, ना ही गवर्नमेंट ने वो पावर यूटिलाइज की है। बट एक टाइम था जब गवर्नमेंट ने ये पावर यूज की थी और प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपए का कैपिटल और पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए का कैपिटल रखा था। सो वहां पे लिखा गया है डेफिनेशन में एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। और ऐसी सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बनाता है, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है जहां पे पार्लियामेंट समझता है, पार्लियामेंट एक बेसिक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना के देगा एक्ट्स में। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एक्ट के अंदर आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना के देंगे कि इस तरीके से ये कंपनीज का कानून आपको चलाना है। अब ये चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास अलग अलग रूल्स बनाने की पावर है और उन रूल्स को वो ऑप्ट करते हैं। तो लॉ में जब हम बोलते हैं वर्ड लॉ, तो लॉ में एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं। इसके अलावा जो अगला पार्ट आता है वो है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट, नाउ अमेंडमेंट का मतलब है चेंज, कि जरूरत पड़ने पे, जैसी सिचुएशंस आएंगी जरूरत पड़ने पे रिक्वायर्ड लॉ में, एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं। ये चेंजेस एक्ट में भी होते हैं, रूल्स में भी होते हैं। एक्ट जो है बनता कहां है? पार्लियामेंट, तो उसकी अमेंडमेंट गवर्नमेंट नहीं करेगा, उसको अमेंड करने की अथॉरिटी रहेगी पार्लियामेंट की। जहां एक्ट बना वहीं पे वो अमेंड हो सकता है, और ये काफी नॉर्मल चीजें हैं, बदलते हुए सिनारियोस के साथ ऐसे अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, बहुत जरूरी और रिक्वायर्ड पार्ट होता है। मतलब एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर्स जो हम डे टू डे लाइफ का हमारा इनहेरेंट पार्ट हो चुका है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटर्स के साथ ही काम करती है और काफी एडवांस लेवल पे ये सिस्टम्स जा चुकी है। आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था। तो जब हम डॉक्यूमेंट बोलते थे आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले, जब वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड यूज होता था उसका मतलब होता था कोई कागज जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी गई है। आज की डेट में डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कागज हो, डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है,
कि जो किसी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में मेंटेन किया गया हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो फाइल क्रिएट की गई हो, वो भी डॉक्यूमेंट है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, बट ये सारा ज्ञान देने की जरूरत या ये सारा एक्सप्लेनेशन बोलने की जरूरत है कि जब सिचुएशन बदलती है तो गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को लॉ भी बदलने पड़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी आते हैं। और इस चीज के लिए ऐसा, ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, ऐसी चीजों के लिए अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं। प्लस फिर अमेंडमेंट के अलावा एक चीज जो मैंने आपको बोली थी वो थी सर्क्यूलर्स और नोटिफिकेशंस। अब गवर्नमेंट की जो अलग अलग अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट ये लॉ, ये एक्ट, ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज रखता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट इंप्लीमेंट हो, इसके लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी काम करती है वो है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये लोग जो है ये सारे लॉज, इनके इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड काम देखते हैं। अब लोगों को सर्टन चीजें एक्सप्लेन की जाए या कहीं पे अगर कहीं पे एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, तो उसको एक्सप्लेन किया जाए, इसके लिए ये लोग सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इशू करते हैं, ये भी लॉ का पार्ट होता है। और फाइनली ये सारा सिस्टम हो गया कि सबसे पहले रहेंगे आपके एक्ट, फिर रूल्स, फिर अमेंडमेंट, फिर सर्कुलर और नोटिफिकेशन, और उसके अलावा जो अगला पार्ट जो आपका आएगा सर्कुलर और नोटिफिकेशंस के अलावा, जो अगला पार्ट जैसे मैंने बोला था आपको क्या आएगा, जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस मतलब जहां कोर्ट में सर्टन डिसीजंस लिए जाते हैं और ऐसा लेने की जरूरत पड़ सकती है। वहां पे फिर बेसिक रेगुलर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है और उनकी भी जरूरत इसलिए पड़ सकती है बिकॉज बहुत बार लॉ में एम्बिग्विटी होती है, कंफ्यूजन होते हैं, सर्टन चीजें होती है जिनको इंप्लीमेंट करना या इंटरप्रिटेशन करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसका काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आपके सिलेबस में जब रेगुलर पार्ट आएगा तो आप एक बेसिक एक्ट पढ़ने वाले हो जिस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट है, मैं ये एक्ट बेसिकली आपको टैक्स का जो सब्जेक्ट रहेगा डायरेक्ट टैक्स का, जहां पे आप ये इनकम टैक्स वगैरह पढ़ोगे, वहां पे ये आपको इंप्लीमेंट होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग रूल था, वो रूल मैं आपको सर्टन थोड़ा सा वहां पे लेके जाना चाहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशियल डिसीजंस का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, क्यों हम इन जुडिशियल डिसीजंस की बातें करते हैं। अब एक सर्टन लेवल पे हमेशा से ऐसा रूल रहा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, याद रखना रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ये अगर आप सेल या परचेस करते हो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, एग्जम्पशन रहेगा। कि अगर आप कोई भी फार्मर उसकी रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लैंड बेचता है तो कभी उसने ये लैंड खरीदी होगी या उसको पुरखों से मिली होगी, इस पे उसका कुछ नफा हुआ, फायदा हुआ, वो उस फायदे पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सर्टन जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं, एक दूसरे को लग के हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जमीन है, से फॉर एग्जांपल कोई सिटी है और उस सिटी के आसपास की जमीन, वहां से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर की जमीन, अब ये सिटी लिमिट्स में काउंट करना या मतलब अर्बन लैंड में काउंट करना या रूरल, बिकॉज अगर ये रूरल है तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं, अर्बन है तो टैक्स आएगा। अब इसके लिए एक रूल हुआ करता था, आज की डेट में उसमें अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, मैं फिर भी आपको ये रूल सिखा रहा हूं, बट आज की डेट में ये प्रैक्टिकली चेंज हो गया है। जब आप इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में कैपिटल गेन्स पढ़ोगे वहां आपको ये समझ जाएगा। बट रूल कुछ इस तरीके से था कि जहां पे भी म्यूनिसिपल लिमिट्स खत्म होती, किसी भी सिटी की बाउंड्री खत्म होती है, से फॉर एग्जांपल ये सिटी लिमिट है, सिटी लिमिट सिटी के सेंटर से नहीं, सिटी लिमिट्स जहां खत्म होते हैं वहां से 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर्स तक का जो रेडियस रहेगा, 8 किलोमीटर्स। अब ये थोड़ा सा, मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ड्राइंग की क्लासेस कभी की नहीं, वापस तो थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करें। अब ये जो आपके सामने ये जो रेडियस दिख रहा है, ये 8 किलोमीटर, यहां तक का लैंड जो है वो अर्बन एरियाज में आएगा। इसके बाहर का जो लैंड है, ये
इसके बाहर रूरल और उसके अंदर अर्बन, इस लिमिट के अंदर ऐसा रूल बना दिया गया। अब रूल बन गया, इंप्लीमेंटेशन हुआ। अब कोई पर्सन जिसने यहां पे मैं एक सर्टन मार्क कर रहा हूं, ये उसका लैंड था। अब ये लैंड अगर मैं इस तरीके से एरियल डिस्टेंस ऊपर से ऐसा एक प्रॉपर सर्कल वाइज देखूं तो ये विद इन 8 किलोमीटर आ जाता है वो सर्कल के अंदर। अब उसका जो एरिया है या उसका एरिया वहां पे सिटी लिमिट से जाने के लिए जो रास्ता है वो ऐसा है, दिस इज द रोड जिससे उसको उस लैंड तक जाना पड़ता है, और ये रास्ता जो है ये हो जाता है 12 किलोमीटर का। याद रखना, अब यहां पे आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान इनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये कि क्वेश्चन ये है कि ये 8 किलोमीटर गिनना कैसे। अगर मैं एरियल डिस्टेंस, मतलब मैं खड़ा हूं, मैं सिटी बाउंड्री पे खड़ा हूं और वहां से सीधा 8 किलोमीटर उड़ के जा रहा है आदमी, ऐसा तो है नहीं। जाना तो रास्ते से पड़ता है, रास्ता सीधा सीधा होता है क्या? नहीं। अब ये प्रॉब्लम हो गया। जिसने जमीन बेची उसका बोलना है कि भाई सिटी लिमिट से मेरे खेत तक जाने के लिए 12 किलोमीटर लगते हैं, तो आप इसको 8 किलोमीटर से बाहर हो गया तो इसको रूरल ट्रीट करो। जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स का, उसका बोलना है कि अगर मैं एरियल डिस्टेंस काउंट करूं तो 8 किलोमीटर होता है। अब एक्ट में या रूल्स में कहीं पे क्लियरिटी नहीं थी उस वक्त, पहले। आज ये क्लियरिटी है, अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, बट पहले ये क्लियरिटी नहीं थी कि भाई ये करना कैसे। अब ये क्लियरिटी नहीं है और इसीलिए इसके इंटरप्रिटेशंस के जो डिसीजन है ना ही ऑफिसर ले सकता है, ना ही वो पर्सन ले सकता है, ना ही डिपार्टमेंट ले सकता है। उसके लिए ये चीजें कोर्ट में जाती है। एट द एंड जब ये रूल था, सुप्रीम कोर्ट ने एंड रिजल्ट ये दिया कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं डिस्टेंस पॉइंट ए से लेके बी तक जाने का, तो हम जैसे जाते हैं हम वो रास्ता काउंट करते हैं। हम एरियल डिस्टेंस काउंट नहीं कर सकते कि लिमिट पे खड़े और वहां से सर्कल में 8 किलोमीटर गिनना, ये सही नहीं होगा नॉर्मल वे में। तो लॉ मेकर्स ने जो लॉ बनाया उसका इंटेंशन में उन्होंने अगर उनको करना होता ऐसा तो स्पेसिफिकली बोल देते। उन्होंने नॉर्मल डिस्टेंस लिखा तो हम नॉर्मल डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और ये चीज को है वो रूरल एरिया में ही कवर करेंगे 8 किलोमीटर से ज्यादा। बाद में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट्स लाए, चेंजेस हो गए, ठीक है। बट जब ऐसी चीजें अनरिजॉल्व होती है, जब उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तब फिर हमें ऐसे डिसीजंस के लिए जुडिशियल अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है। अगर गवर्नमेंट का लॉ बनाया हुआ लॉ, सॉरी रादर पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट्स या रूल्स, सर्कुलर्स, इन सारी चीजों के बारे में क्लियर नहीं है, तो फिर सिटीजन के पास हक होता है कि वो कोर्ट में जा सकता है, जस्टिस मांग सकता है और फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या सही है। और जब तक उसके लिए स्पेसिफिक रूल गवर्नमेंट का नहीं आता, ये जुडिशियल डिसीजंस दे आर द लॉ ऑफ अ लैंड। ये हमारे यहाँ फॉलो होने वाले लॉ जितनी ही उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। और इसीलिए मैंने बोला कि जब हम लॉ देखते हैं, इवन आप ये नोट्स में भी कंसिडर कर सकते हो, जब हम लॉ बनाते हैं तो लॉ में हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पहला एक्ट, फिर रूल्स, फिर अमेंडमेंट्स, फिर सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड देन जुडिशियल डिसीजंस। ये पांचों चीजें मिला के बनता है आपका लॉ। और हमारे सिलेबस में भी जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट, रूल्स, अमेंडमेंट ये डेफिनेटली हमें पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ में हम कुछ जुडिशियल डिसीजंस भी पढ़ेंगे। जो ऑपरेटिंग डिफिकल्टी से रिलेटेड सर्कुलर नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पार्ट रहेगा। जब आप सीए इंटरमीडिएट पास करके आगे जब जाओगे, प्रैक्टिस करो, आर्टिकलशिप में जाओगे, तब भी आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाया कि लॉ क्या होता है। फिर जैसे कि मैंने बोला कि कंपनीज एक्ट जो हमें 10 चैप्टर्स देखने हैं, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये 10 चैप्टर और उसके 148 अप्रोक्सीमेटली 148 सेक्शंस, कुछ सेक्शंस उसके आगे के भी है, वो भी हमें समहाउ रेफर करने पड़ेंगे, बट ये सारे सेक्शंस हमको पढ़ने हैं। प्लीज याद रखना, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और इस बड़े स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको बेसिक से जाना है, जो हम आज से देख रहे हैं। तो मैंने बेसिक्स ऑफ लॉ ये आपको समझा दिया। लॉ के बेसिक्स के अलावा आगे जाके अगर हम पढ़ते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जैसे आपने एक्ट देखे, मैं अगला सेगमेंट लेके जाऊंगा जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ। जॉइंट स्टॉक कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी
क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हमारे बेसिक्स का पार्ट रहेगा। और फिर ये बेसिक्स होने के बाद, ये जो बेसिक में जॉइंट स्टॉक कंपनी के आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट के या उसके बाकी के कंसेप्ट में जाएंगे। बहुत जरूरी है, एक जनरल एडवाइस याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जिन्होंने मेरे पास 11th-12th सीखा हुआ है या फाउंडेशन लेवल सीखा हुआ है, उन्होंने ये बात पहले भी सुनी होगी, फिर से एक बार सुन लेना। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, नॉट ओनली मेरा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, कंसेप्चुअली आपको समझना है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, और वो है व्हाई। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि क्यों ये पर्टिकुलर रूल आया है, क्यों ये रेगुलेशन आया है, और अगर कोई प्रोसेस हुई है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, तो हाउ। अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो बहुत अच्छे से आप कोई भी सब्जेक्ट समझ सकते हो कि कोई भी चीज क्यों होती है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। मतलब आप, सिंपल सी बात है, अगर आपको ये नहीं आता तो ढूंढो, आपके टीचर्स को पूछो, टीचर से नहीं आता तो खुद ढूंढो, मे बी आप कुछ नया इवॉल्व कर लोगे। आप सोच के देखो, आपने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, आपको ये स्टोरी बहुत बचपन से सुनाई गई होगी कि न्यूटन, जो साइंस में जिनकी बहुत सारी नाम है, पहचान है, एक्सेट्रा है, उन्होंने, उनके इन्वेंशन के बारे में आपको हमेशा बताया गया होगा। तो न्यूटन भाई साहब, जिनके बारे में हमने ये सुना हुआ है कि कहीं से वो एप्पल गिरा, फिर उनके वो एप्पल के पेड़ से नीचे गिरा, और उन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। मतलब उन्होंने घर पे पूछा कि ये एप्पल वहां से टूटा और नीचे ही क्यों गिरा। टीचर्स को पूछा और उनको कहीं पे कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला या किसी से कहीं प्रॉपर आंसर नहीं मिला, तो उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया। उन्होंने ढूंढा तो एक बेसिक नई कंसेप्ट दुनिया को पता चल गई कि भाई धरती के अंदर ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये एग्जैक्टली वही है कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई, क्यों ऐसा होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टीचर हो, हमेशा इस चीज की कोशिश करना कि जब आपको कोई कंसेप्चुअल चीज पढ़ाती है, देखो प्रोसीजर एक अलग पार्ट होता है, जैसे हमारे भी सिलेबस में ऐसा बहुत बार होगा कि हम सर्टन चीजों की प्रोसीजर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी का अगर नाम बदलना है तो क्या प्रोसीजर होती है, कंपनी को शेयर्स इशू करने तो क्या प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। बट और भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पे बेसिक कंसेप्ट है कि क्यों, क्यों ऐसा करते हैं। जैसे हम यहाँ के ये इवोल्यूशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी देखने के बाद जब हम कंपनी के बेसिक्स देखेंगे, वहीं पे आपको कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आएगा, क्यों, ये पता होना चाहिए। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी आता है, क्यों ऐसा होता है। कंपनी के डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपने हमेशा से सुना होगा, कंपनी ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आपके लिए नई बात नहीं है। आपने हमेशा से सुना है कि, या आप आगे सामने भी देख सकते हो स्क्रीन पे, पहला ही पार्ट लिखा है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट होता है, कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, एक्सेट्रा, लाभ, ये आपने अपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। बट हम हर बार बोलते हैं कि डायरेक्टर्स जो है, कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। फिर भी कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, वो शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते, वो प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि हम तो बचपन से मतलब 11th-12th से, कॉमर्स का वही बचपन होता है, तो तब से आप सीखते आ रहे हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर के, बट इनको अपॉइंट प्रमोटर करेंगे क्यों पहले, एटलीस्ट, बाद में तो शेयर होल्डर करते, बट पहले कौन, पहले जो डायरेक्टर उनको प्रमोटर क्यों अपॉइंट करते। क्वेश्चन आना चाहिए, इवन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा है कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड होता है, वाइड, नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर आप बोलोगे नहीं सर हमको इसका रीजन पता है कि माइनर सोचने के लिए उतना एबल नहीं होता, इसलिए। आगे अच्छे से सुनो, आपने माइनर के रूल पढ़े जहां पे बोला गया कि उसके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेंगे। फिर जब वो मेजर बन जाता है, 18 साल का बन जाता है, तो एक रूल आपके लिए पढ़ा होगा आपने, जो आपके डाउट्स में भी कभी ना कभी आया होगा। रूल ये था, माइनर कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। 18 साल होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट उसने माइनॉरिटी एज में बनाया, मतलब वो 15 साल का था तब उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तब तो डेफिनेटली वॉइड था। अब वो 19 साल का हो गया, मेजर हो गया बाय द लीगल एज। अब वही कॉन्ट्रैक्ट जो उसने 15 साल पहले बनाया था, वो उसको रेटिफाई फिर से वैलिड नहीं कर सकता, वो वैसा के वैसा नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, बट पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड करवा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों। अब तो वो 18 साल का हो गया, मतलब ऐसा भी है कि नया कॉन्ट्रैक्ट वो वैसा के वैसा बनाएगा, चलेगा,
बट पुराना कॉन्ट्रैक्ट, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट जो रेटिफिकेशन की जो वही उस वक्त बनाया था, वही को हम उसी को हम आज से वैलिड मानेंगे? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ये ढूंढना हमारा काम है। और यही कंसेप्चुअल डिस्कशन जो है वो आपको टॉपिक्स में आगे लेके जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब आप सीए जैसे कोर्स में होते हो तो बेसिक चीजों को समझना है। जब आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो ठीक है, एग्जाम पास होना ये टारगेट मत रखो। एग्जाम पास होना ये प्राइमरी टारगेट है, ये पहला टारगेट है, वहां से आगे भी बढ़ना है। तो रियल लाइफ में आपको ये जो एटीट्यूड है, ये जो अप्रोच है आपका चीजों को ढूंढने का, यही आपको आपकी प्रैक्टिस या जॉब, जो भी आप ऑप्शंस खुद के लिए सिलेक्ट करते हो, आगे लेके जाएंगे। तो ये क्यूरियस माइंड रखो और ये समझो। नहीं तुमको समझ में आता है, टीचर्स को परेशान करो, किसी का और का पता नहीं। मेरे केस में आप डाउट्स पूछने के लिए डेफिनेटली फ्रीली डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर से नहीं आता आपके, खुद ढूंढो, कहीं और ढूंढो। और जब ये ढूंढोगे, उसका फैक्ट का जो रियलाइजेशन रहेगा वो भी आपको सेटिस्फाई करेगा, और वो नॉलेज जो आपने खुद ढूंढा है या आपको ऐसे बेसिक चीजें पता है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और अब ये इतना सारी चीजें बताने का रीजन, कंपनीज एक्ट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है, ये इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जैक्टली कैसे बना है, उसका जो पूरा फ्लो है वो आपको समझना जरूरी है। ये फ्लो आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको हमेशा के लिए आगे ये चीजें याद रहेंगी। लेट्स सी कि कैसे एग्जैक्टली ये इवोल्यूशन हुआ है। नाउ जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, आपने ओसीएम जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट नाम का सिलेबस होता है, या बिजनेस स्टडीज बोलते हैं सीबीएसई सिलेबस वगैरह में, वहां पे आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक और सबसे ओल्डेस्ट टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस होता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। फिर उसके अलावा होता है पार्टनरशिप फर्म, जहां दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, और फिर ये पार्टनरशिप फर्म बनती है। इवन एक बिजनेस फॉर्म जो आपको हमेशा से बोला गया है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो सिर्फ इंडिया में होता है, सिर्फ इंडिया में ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पहले से थे, बट ये सारे के सारे जो है ये स्मॉल स्केल पे सूटेबल थे। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, साइंस में डेवलपमेंट हुई, और ये पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजिकली, जैसे एनर्जी का सोर्स ढूंढा गया, इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी गई, पावर मशीन्स ढूंढे गए, और ये रियलाइज किया कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के साथ, बड़े बड़े हेवी फैक्ट्रीज के साथ हम बिजनेसेस चला सकते हैं, बड़े लेवल पे हजारों लेबर लगा के प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसको, उस इरा को, उस टाइम को बोला गया, नाम दिया गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये रियलाइज किया गया, याद रखना, तो ये रियलाइज किया गया कि बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस पॉसिबल है टेक्नोलॉजिकली। बट टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की, और वो है फाइनेंस। इतने बड़े स्केल पे आपको बहुत सारा फाइनेंस चाहिए। तो आप 2 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, 8 पार्टनर हो, 15 पार्टनर हो, उनका कैपिटल सफिशिएंट नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके आए और बड़े बड़े पार्टनरशिप बने। याद रखना, हिस्टोरिकली जैसे आपने अभी पढ़ा होगा कि पार्टनर्स में नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ये रूल्स तो अभी आए हैं, बट जब ये सब इवोल्यूशन के स्टेप में था तब ऐसा कोई रूल नहीं था। तो लोगों ने एक्चुअली ऐसे पार्टनरशिप्स देखे जहां पे 200 पार्टनर है, 500 पार्टनर है, 1000 पार्टनर्स है। इसके इन लोगों को एग्री किया कि आप आओ और बिजनेस करो। अब जब इतने सारे पार्टनर्स बनते हैं, पहली बात तो ये सारे लोग एक साथ जमा होने चाहिए। अगर ये जमा होते हैं तो वो सारी चीजों पे एग्री करने चाहिए। अगर वो एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो एग्री नहीं करे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स में हर कोई जो पैसा देगा उसको डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का राइट रहता है। अब अगर सपोज कोई पार्टनरशिप है जहां 500 पार्टनर्स है, कुछ 30-40 पार्टनर है वो किसी चीज से एग्री नहीं, बाकी सब लोग एग्री है, बट 30-40 लोग जो है वो एग्री नहीं है। फिर वो बोलेंगे कि हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे पैसे दो, हम जा रहे हैं घर पे। इट्स लाइक छोटे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, फिर
कोई आउट हो जाता है, फिर वो बोलता है मेरी बैट में जा रहा घर पे, नहीं तो डबल बैटिंग दो। होते हैं ऐसे नमूने, हर जगह होता है ऐसा, सिर्फ बच्चे खेलते तभी होता है ऐसा नहीं, बड़े बुजुर्ग भी ये करते ही है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हर किसी को कंट्रोल चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं। प्लस इतने सारे लोग एक साथ जमा हो ये काफी मुश्किल है। और ऐसे सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये बिजनेस फॉर्म हो रहे थे, बड़े स्केल पे बिजनेस फॉर्म हो रहे थे, बट ऑपरेट नहीं हो रहे थे। बिजनेस बन रहा था बट ऑपरेट नहीं हो रहा था। और इसी चीज के लिए किसी आदमी के, किसी महान आदमी, महान जरूर बोलूंगा मैं उसको क्योंकि उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है, किसी महान आदमी के दिमाग में एक बेसिक आइडिया आया और उस आइडिया ने पूरी दुनिया बदल दी। मतलब जो आपने बीच में कभी टैग सुना होगा ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो वो ऐसे उस टैग लाइन के साथ मैं जरूर बोलूंगा। ये किसी और कंपनी का है, फिर भी मैं बोलूंगा कि ये अवार्ड जो है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, वो इस आइडिया को मिलनी चाहिए जो अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। और उस आइडिया का नाम है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि सर आप इतना एक्साइटेड होके बोल रहे हो, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, जोर जोर से बोल रहे हो, बट ये चीज तो हमने 10 बार पढ़ी है। जरूर पढ़ी होगी, बट उसका इंपॉर्टेंस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आइडिया आया और उस वजह से कंपनी एक्ट जैसी कोई चीज आई या कंपनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बन पाई, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बड़े पैसे के लिए क्या चाहिए? बड़ा कैपिटल, बहुत सारा कैपिटल चाहिए। ये अकेला पर्सन नहीं दे सकता, सब लोग मिला के देंगे। अब सब लोग मिला के देंगे, इसीलिए इस कैपिटल का नाम भी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत लॉजिकली ये डेवलप हुआ है। एक एक चीज एकदम क्लियरिटी के साथ बताई जाएगी आपको इन सेशंस में। शेयर कैपिटल, क्या बोला गया उसको? शेयर कैपिटल, क्योंकि वो किसी अकेले का नहीं था, सब लोगों का मिलके था। और क्योंकि ये शेयर कैपिटल में अगर आप पार्ट लेते हो, बहुत सारे लोगों का पार्ट है, और इसमें अगर आपने कोई शेयर, कोई आपका हिस्सा है, तो अगर ये इस एक पार्ट को मैं बोलूं कि ये उसका शेयर है, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं जैसे कि मैं समझा ही रहा हूं, हिस्सा, पार्ट जो है वो आपका है, तो आप कहलाए जाओगे उस कंपनी के शेयर होल्डर। क्या हो आप? उस कंपनी के शेयर होल्डर, जो कि बहुत सारे हैं और इतने सारे लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते। याद रखना, ये शेयर होल्डर जो है ये कौन है? कंपनी के ओनर्स है। और इतने सारे लोग, याद रखना, इतने सारे लोग, ये बिजनेस एक साथ चलाना मुश्किल है। इसीलिए ये शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इंडिविजुअली, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करें तो इंडिविजुअली हम बोलते हैं उसको डायरेक्टर, और कलेक्टिवली हम उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैनेजमेंट का काम करेंगे। और यहां से ही एक नया कंसेप्ट दुनिया को मिला, और वो है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, की ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। रादर ये फीचर जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्शंस जब आप पढ़ोगे, जब हम एक्ट पढ़ेंगे, तो उसके बहुत सारे सेक्शंस के वाई का आंसर ये रूल है। मतलब आप बहुत सारे ऐसे सेक्शंस देखोगे जहां पे डायरेक्टर्स या जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं उनको पनिशमेंट की जाती है। ये इंश्योर किया जाता है कि ओनर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो। इवन ये इंश्योर किया जाता है, जैसे प्रोस्पेक्टस जैसी चीज में कोई गड़बड़ होती है तो हेवी पेनल्टीज रखी गई है। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो लोग उसको मैनेज नहीं कर रहे, कोई और मैनेज कर रहा है। तो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और वो रीजन है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जहां जहां आप ऐसे प्रोविजंस देखोगे जहां शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जहां पे डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टीज लगाई जा रही है, जहां ऐसी चीजें इंश्योर की जा रही है कि शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, क्यों? कंपनी के मालिक होने के बावजूद उनको प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर है और वो है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर ये फीचर ना होता या ओनर्स ही खुद कर रहे होते तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल है, बट जब वो पैसा देंगे और कंपनी के मैनेजमेंट में कोई और काम करेगा तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, ये चीज इंश्योर करना जरूरी। और फिर कभी तो भी जाके कंपनी शुरू हुआ। बट याद रखना, ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट आ गया और कंपनीज, आज हम जिस फॉर्म में कंपनीज को देखते हैं, जिस स्ट्रक्चर में देखते हो, एक ही दिन में नहीं आया। जब ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हुआ
तो बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया कि मैनेजमेंट के हाथ में जो पावर आती है उसका मिसयूज होने लग गया, लोग उसका मिसयूज करने लग गए और कंपनी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे भरोसा उठने लग गया। तब जाके गवर्नमेंट को लगा कि रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए और इन बनाते हुए रूल्स रेगुलेशन में लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने उसके लिए सेपरेट एक्ट पास किया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 है, हर देश में कंपनीज एक्ट होता है। हमारे यहाँ पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको बदल के रिप्लेस करके लाया गया कंपनीज एक्ट 2013, और वो हम अभी फॉलो करते हैं। तो ये ईयर हर जगह बदलेगा, बट जरूरी है, याद रखना जब जरूरत महसूस होती है तभी लॉ आता है। लॉ बनाने के पीछे एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसकी जरूरत। मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले, मोटर व्हीकल एक्ट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है। क्यों लाइसेंस लगता है? क्योंकि ऐसे लोग हो जो गाड़ी चलाने चाहिए। अब जिस टाइम सालों पहले जब किसी ने पहली बार 4 व्हीलर बनाई, ऑटोमेटिक कोई ऐसी गाड़ी बनाई जो लोग खुद चला सकते हैं, तब तो ऐसा रूल नहीं था। मतलब जिस दिन गाड़ी बनी उसी दिन से आरटीओ ऑफिसेस बन गए और लाइसेंस आने लग गए, ऐसा नहीं था। गाड़ी बनाई गई, फिर धीरे धीरे इन्वेंशन के साथ उसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती हुई स्पीड के साथ लोगों के रिका में काम बढ़ते गए। भाई किसी को किडनैप ही कर लो, किसी को ठोक दो, किसी का एक्सीडेंट करवा दो। फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, अरे यार ये तो लोग जिनको नहीं चलाते आता इधर उधर ठोक के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट्स बनाए होंगे। जहां भी ये गाड़ियां बनी वहां भी ये एक्ट बने और बोला गया कि भाई पहले तुम लाइसेंस लो, तुम चला सकते हो या नहीं ये हम देखेंगे, और फिर आपको अलाउड रहेगा कि ये गाड़ी चलाओ। बट जिस दिन गाड़ी इन्वेंट हुई उस दिन ये रूल नहीं था, जब उसकी जरूरत महसूस हुई तब ये रूल बनाया गया। तो सेम वे कंपनीज में जब ये प्रॉब्लम रियलाइज हुए तो कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। फिर ये एक्ट बनाने के साथ साथ अब उनके ऊपर ध्यान भी तो रखना है कि ये लोग कंपनीज बना रहे हैं, चलाएंगे कैसे, नहीं चलाएंगे एक्सेट्रा, और हमें कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा कि किसने कंपनी बनाई नहीं बनाई। इसीलिए एक रूल जो लाया गया वो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कि आप रजिस्ट्रेशन करो तो ही हम आपको कंपनी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। फॉर सिंपल, इवन जैसे हम गाड़ी की ही बात कर रहे थे कि आप जब नया कोई गाड़ी या व्हीकल खरीदते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको नंबर मिलता है, और आरटीओ ऑफिस में जाके हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। सेम कंपनी की बात है कि अगर आपको कंपनी बनानी है, क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा ना कि कोई ओनरशिप और मैनेजमेंट का सेपरेट करके अपना बिजनेस चला रहा है, इस कंपनी की तरीके से चल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दो और उस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अब याद रखना, जब भी किसी एक्ट के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, एक कॉमन वर्ड होता है बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान से सुनना और समझना, क्या वर्ड लिखा मैंने, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है, ध्यान से सुनना, लिखते रहना, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन or entity created by or under the law, by or under the law। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी लॉ के अंडर कंपलसरी बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। और कंपनी एक लॉ के अंडर बनाई जाती है, कंपनीज एक्ट के अंदर, और इसका क्लैरिटी उसके सेक्शन में ही आ जाता है जो कंपनी की डेफिनेशन है। मैं किसी टाइप ऑफ कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ना, मैं कंपनी के डेफिनेशन की बात कर रहा हूं जो दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है। इसका मतलब है कंपनी मींस एनी कंपनी, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर this act or any other previous company law, any other previous company law। मतलब अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी बोलना है तो हम तभी बोल पाएंगे जब वो इनकॉर्पोरेटेड है, बनाया गया है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013, और
एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस भी चलेगा हमको, क्योंकि किसी ने अगर 2005 में कंपनी बनाई तब तो कंपनीज एक्ट 2013 था नहीं। ये क्यों लिखा, ये देखो, ये छोटे से वर्ड है, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, छोटा सा वर्ड है, 4 वर्ड्स है, बट इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे मैंने बोला क्यों, पता होना चाहिए कि क्यों किसी ने ऐसे, प्रीवियस कंपनी लॉ का क्या लेना देना, लेना देना है। किसी ने अगर कंपनी 2005 में कंपनी बनाई, उस वक्त जो जो एप्लीकेबल एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। अब 2013 में पार्लियामेंट में नया एक्ट पास हुआ। अब जितने लोगों ने 1956 कंपनीज एक्ट 1956 आने के बाद से लेके कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस होने तक जितनी भी हजारों लाखों कंपनी इस देश में बनी, उनको फिर से थोड़ी ना बना सकते हैं, वो ऑलरेडी लॉ फॉलो करके बनाई गई थी। और पार्लियामेंट इस तरीके से कोई भी रूल नहीं लाएगा जिससे लोगों के ऊपर हार्डशिप बढ़े कि इतने लोगों, हजारों लाखों कंपनी जो ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी बन रही है, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराओ। क्यों, फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार बना चुके हो तो तुम कंपनी रहोगे, बट लीगली भी वो फिट होना चाहिए ना। तो इसीलिए उसके डेफिनेशन में क्या बोला, इवन नोट्स में अगर आप रेफर करते हो स्पेसिफिक सेक्शन के साथ, मैंने वहां पे लिखा हुआ है दैट कंपनी का डेफिनेशन अगर आप देखते हो, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सब क्लॉज 20, कंपनी मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो इस एक्ट के अंदर या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर, या तो इस एक्ट के अंदर, दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अगर तुमने पिछले एक्ट के अंदर भी बनाया होगा तो भी हमारे लिए वो कंपनी ही है, और यही चीज वो हमको सिखाना चाहते हैं। अब कंपनी के डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया कि अगर आपको कंपनी बनानी है, आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी कंपनी लॉ के अंडर, और ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है बॉडी कॉर्पोरेट। बट प्लीज याद रखना, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है ऐसा नहीं क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि कंपनी लॉ, अंडर द लॉ, एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर बनाते हैं, तो ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक तो हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर एलएलपी भी आपने पढ़ा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो आपके फाउंडेशन के सिलेबस में था कि रजिस्ट्रेशन से बनाना पड़ता है। एलएलपी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है, लॉ के अंडर कंपलसरी बनाने पड़ते हैं, तो ये सब मिला के बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेसिकली इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना और समझना स्टेटमेंट, दैट ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, all companies are body corporates, but all body corporates are not company। तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, बट हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी के अलावा और भी बहुत सारे हैं जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। फिर उसके बाद याद रखना, इसी फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वर्ड जो हमेशा से क्रॉस होता है, और वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एक वर्ड जो यूजुअली पास किया जाता है वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में याद रखना मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय special enactment of parliament, special enactment of parliament or state legislature। स्पेशल एक्ट इंपॉर्टेंस रहेगा, स्पेशल इनैक्टमेंट या स्पेशल एक्ट, ये वर्ड का इंपॉर्टेंस रहेगा कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में उस एक्ट, एक स्पेशल एक्ट उसके लिए बनाया गया, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बट उस एक्ट के अंदर सिर्फ वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, आरबीआई के लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ है विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फिर सेबी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके लिए जो एक्ट पास हुए हैं ना, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं और उनका वर्किंग कवर करते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर एक ही कंपनी नहीं बनी है। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी कंपनी बनी, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कंपनीज एक्ट के अंदर बना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी, टाटा मोटर्स भी, जितने भी कंपनीज हम देखते हैं लिमिटेड वगैरह ऐसे वर्ड, ये सारे के सारे किसके अंडर बनाए गए? कंपनीज एक्ट के अंदर। मतलब एक एक्ट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जितनी भी कंपनीज है उन सब के लिए एक एक्ट। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्ट, और ये भी बॉडी कॉर्पोरेट्स के पार्ट में आएगा, जैसे एलएलपी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं और उनमें से एक बॉडी कॉर्पोरेट बनेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बेसिकली कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ट हुई, ये हम देखने की कोशिश कर रहे थे। उसका जो बिल्ट है उसमें हमने सबसे पहली चीज देखी कि बड़े स्केल पे कैपिटल चाहिए था। लॉजिक भूलना मत, एकदम स्टेप बाय स्टेप हुआ ये कि बड़े स्केल पे कैपिटल चाहिए था, तो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, बट इतने सारे लोग मिलके बिजनेस चलाना मुश्किल है, तो इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए और वहां पे आया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट सेपरेट करने की वजह से उनको कंट्रोल करना जरूरी था, तो उसके लिए स्पेशल एक्ट बना। तो हमारे यहाँ जो अभी करंटली एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट 2013। फिर इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया ताकि पता रहे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फॉर्म में बन रही है, जिसके लिए आरओसी ऑफिसेस होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिसेस, जो मोस्टली ऑन एन एवरेज हर स्टेट में एक है, कुछ कुछ स्टेट्स में दो है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये स्टेट्स में 2 आरओसी ऑफिसेस होते हैं। तो वहां जाओ, प्रोसीजर कंप्लीट करना, वो तो हमें पढ़नी भी है, तो वहां प्रोसीजर कंप्लीट करो, आपकी कंपनी बन जाएगी। और जब ऐसे किसी लॉ के अंदर हम कंपनी बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आज के सेगमेंट का, ये बहुत बहुत जरूरी पार्ट रहेगा कि जहां कहीं पे भी, लॉजिक भूलना मत, जहां कहीं पे भी सेपरेशन, जहां कहीं पे भी बॉडी कॉर्पोरेट है, जहां लॉ के अंडर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, हर बॉडी कॉर्पोरेट का एक बाय डिफॉल्ट फीचर होता है विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी, कि इसको बनाने वाले लोग, इसके मालिक और ये ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं है, ये लोग अलग अलग है, इसके पास एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक सेपरेट पर्सन है। हर बॉडी कॉर्पोरेट, जहां पे भी आपको बोला जाता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, फिर वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो या एलएलपी हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, इन सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स के साथ एक फीचर हमेशा रहेगा और उस फीचर का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि उसके मालिक, ओनर, डायरेक्टर अलग है और वो कंपनी अलग है। जैसे आप और हम पर्सन है, आप और हम लोग है, वैसे ही वो भी पर्सन है, वो भी पर्सन है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्कशंस हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस डील्स कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो एक सेपरेट पर्सन है। और ये पर्सन है, ऐसा किसने बोला? लॉ। तो लॉ में बोला, इसीलिए इस वर्ड में मैंने देखो क्या यूज किया, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन को ये जो सेपरेट पर्सन का स्टेटस मिला है वो कहां से मिला है? लॉ, और इसीलिए हम उसको बोलेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। और वो खुद एक पर्सन है। इवन आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा, इट कैन बी सूड और बी सूड, इट कैन स्यू। आपने ये वर्ड्स डेफिनेटली आपके 11-12 के बेसिक्स में कहीं ना कहीं डेफिनेटली पढ़े होंगे। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। मतलब अगर कंपनी कहीं पे ट्रांजैक्शन करती है, कहीं पे एग्रीमेंट करती है, और ये एग्रीमेंट करने में कोई गड़बड़ हो जाए या कोई प्रॉब्लम आए, तो जैसे हम और आप कोर्ट में जाते हैं, वैसे कंपनी अपने नाम के साथ कोर्ट में जाएगी और सामने वाले पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। और अगर कंपनी कुछ गलत कर रही है और सामने वाले को केस फाइल करना है, तो वो कंपनी के ऊपर केस फाइल करेगा, कंपनी के मालिक के ऊपर नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये ध्यान रखना। मतलब से फॉर एग्जांपल, अगर आपने जियो का कोई फोन लिया, जियो का सिम कार्ड लिया, और आपको प्रॉपर रेंज नहीं आ रहा है और आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप मुकेश अंबानी के घर के बाहर चले गए और बोला कि मुकेश भाई जरा बाहर आओ, हमने आपका ये फोन खरीदा था, सिम खरीदा था, इसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, 1.5 GB मिल नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है नेटवर्क ना।
उनके पास जाके कोई फायदा नहीं, वो कंपनी के मालिक है, हो सकता है कि उसके डायरेक्टर हो, बट दैट डजंट मीन कि वो कंपनी है, कंपनी अलग है। तुम्हें जियो कम्युनिकेशंस के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, कंपनी के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि कंपनी अलग और उसके ओनर्स अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसी कंसेप्ट को आगे जाके एक नाम दिया गया है और वो है कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल एक गैप है कि कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन और उसके ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग लोग हैं। तो ये जो पार्ट है ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। और याद रखना, अभी तक के जो पार्ट हुए हैं डिस्कशन आज के सेशन में, ये इनिशियल सेशन जो है वो आपके, याद रखना मैंने बोला है कि इनिशियल 15-16 या 15 से 20 सेशन जो भी हमारे होते हैं बेसिक्स के बारे में, जैसे आज के सेशन हुआ, ये बेसिक्स के सारे सेशंस यूट्यूब पे ओपन रहेंगे और इनको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जिन जिन लोगों ने एडमिशंस लिए हुए हैं, पेड किए, उनको कीज और नोट्स इशू किए जाएंगे और उसके साथ फिर वो ये नोट्स और लेक्चर्स देख पाएंगे। प्लीज याद रखना, ये बेसिक्स में जो भी पढ़ा था वो साथ में लिखो। आपको हेल्प चाहिए तो ये नोट्स की कॉपीज भी आपके लेक्चर के जो लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे और उनको आप डाउनलोड करके आप इनको पढ़ सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से ये लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश करनी। तो अभी हमने कंपनी का इवोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया है, वो पूरा नहीं हुआ है, और भी सारे पार्ट है जो हम कंपनी इवोल्यूशन से रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ से आगे आपको ये रोज देखना चाहिए। तो इस सेशन को हम थोड़ा जल्दी रैप अप करेंगे। पहले इनिशियल सेशन है तो थोड़े छोटे होंगे, बाद में एवरेज 1.5 आवर के आसपास हमारे सेशंस रहेंगे, मतलब 1.25 से 1.5 घंटे के बीच के आपके रेगुलर सेशंस रहेंगे। डाउट्स के लिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मैंने आपको दे दिया है। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप पे आपके क्वेरी सॉल्यूशंस नहीं होते तो आप मुझे कॉल के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर भी हम बात करके ये डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे बेसिक सेशंस आप खुद देखो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो, उनको भी हेल्पफुल लगता है तो शायद उनके नॉलेज में कुछ एडिशन हो जाए और आपको भी काम आ सकता है। एनरिच नॉलेज के यूट्यूब पेज को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। इवन एनरिच नॉलेज वर्चुअल्स जो इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, इसके ऊपर भी जब आपके रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इंस्टाग्राम पेज पे क्वेरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब क्विज टाइप होगा जो रेगुलर वीकली बेसिस पे लिया जाएगा, जिससे आप एक क्विक फन वे में उनको पढ़ पाओ। तो एनरिच नॉलेज वर्चुअल्स आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो और उसे भी फॉलो कीजिए। इन फ्यूचर वहां पे भी आपको बहुत सारे एडिशनल इनपुट्स मिल सकते हैं। अभी के लिए इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी कल हम इस इवोल्यूशन प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।